Question number 15. A spherical conducting cell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q. एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है जिसमें एक अंदर जो सेल बनी है उसकी रेडियस r1 है, जो बाहर सेल बनी है उस पर रेडियस r2 है और उस पर चार्ज कितना दिया है, q दिया है. क्वेश्चन है पहला, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, देन व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल. अब इसके बाद जो अंदर वाला सेल है उसके सेंटर पे बिल्कुल हमने क्यू चार्ज रख दिया है. तो इसके बाद पूछ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अंदर वाले सेल पर कितनी होगी और बाहर वाले सेल पर कितनी होगी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए. इसका मतलब है कि अगर हमें इनर रेडियस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता करनी है तो उसके लिए इस पर चार्ज कितना है वो हमें पता होना चाहिए और इसका एरिया. तो एरिया तो सिंपल सा 4πr1 रेडियस है ना, तो 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा. हमें केवल चार्ज पता हो जाए तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है. जब Q चार्ज को हम बिल्कुल सेंटर पे रख देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, मतलब अपनी चारों एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस और जिससे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक. और पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पर चारों ओर आ जाता है. तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पर रख देते हैं तो अंदर वाली सेल पर माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाता है और बाहर वाली सेल पर प्लस क्यू. भाई जितना माइनस क्यू है उतना ही तो प्लस क्यू होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा. तो अंदर वाली सेल पर चारों तरफ माइनस क्यू चार्ज आ गया और बाहर वाली सेल पर चारों तरफ प्लस क्यू चार्ज आ गया. अब देखते हैं अंदर वाले, अब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए के लिए अंदर वाली सेल पर अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है तो उस पर चार्ज कितना है. तो अंदर वाली सेल पर हमारा चार्ज है माइनस क्यू और ए 4πr1 स्क्वायर. तो सिग्मा इनर इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू अपॉन 4πr1 स्क्वायर. अब बाहर वाली सेल पर देखते हैं तो बाहर वाली सेल पर इंडक्शन के कारण कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, प्लस क्यू. और ऑलरेडी इसमें कितना चार्ज था, क्यू. देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एंड आउटर रेडियस r2 हैज़ अ चार्ज क्यू. आउटर रेडियस में पहले से हमारा कैपिटल क्यू चार्ज था और इंडक्शन के कारण कितना आ गया, प्लस क्यू आ गया. तो प्लस क्यू और क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों ऐड हो जाएंगे दोनों, और ए बराबर कितना हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर. तो सिग्मा इनर और सिग्मा आउटर आ गया, ठीक. इसके बाद इसमें बी नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहा है. इसमें यही पूछ रहा था ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल. तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया. बी नंबर पे आते हैं. इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विद नो चार्ज जीरो. वो कह रहा है एक कैविटी है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है. हाँ सिंपल सी चीज़ है. यहाँ पर तो देखो हमने प्लस क्यू चार्ज रखा था. अब कोई भी कैविटी है, इवन इफ़ द सेल इज़ नॉट स्फेरिकल बट हैज़ एनी इरेगुलर शेप इज प्लेन. वो पूछ रहा है कि हमारा जो कोई भी साइज़ है वो स्फेरिकल ना होकर अगर कोई भी कैविटी है तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है. अगर होती है तो इसको एक्सप्लेन कीजिए. तो हाँ बिल्कुल सही है. हमारा ज़रूरी नहीं है कि देखो अगर स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूब हो, कोई भी अगर बंद, कैविटी का मतलब होता है पूरी तरह क्लोज सरफेस. कोई भी अगर क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक. जैसे हमने ये इरेगुलर शेप, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. इरेगुलर एक शेप ले लिया तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब क्यू क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है, कोई भी चार्ज अंदर नहीं है ना, तो क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ. E डॉट ds इज इक्वल टू कॉस ज़ीरो. दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो अब ds तो ज़ीरो हो नहीं सकता भाई, सरफेस का एरिया तो ज़ीरो नहीं हो जाएगा. तो E इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है कोई भी कैविटी के लिए अगर उसमें चार्ज नहीं है.